और आज बात करूंगी ओपीएस की, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की, क्योंकि ताजा ट्विस्ट एंड टर्न पॉलिटिक्स अगर देख रही है किसी मसले पर तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम का है। लाखों सरकारी कर्मचारी है देश के जो ये मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए और ये जो न्यू पेंशन सिस्टम है एनपीएस, इसे हटाया जाए। तो ट्विस्ट एंड टर्न क्या आया और कहां से आया? क्योंकि ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस हिमाचल जीती, इसके बाद कर्नाटक में भी इस वादे का कमोबेश फायदा मिला, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और राजस्थान में भी लागू है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने एक और नया दाम ओपीएस को लेकर चला। वो क्या? अशोक गहलोत ने कहा कि अभी तक तो हम चुनावी गारंटी दे रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम की, लेकिन अब अगर सत्ता में हमें वापस लाओगे तो हम इसको कानूनी गारंटी भी देंगे, यानी कि कानूनी जामा पहनाएंगे, यानी कि कानून बना देंगे कि राज्य के हर सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। ये नया दाव अशोक गहलोत का। और जो 7 चुनावी गारंटी है उनमें ये सबसे ऊपर प्रमुखता से चुनावी गारंटी रख दी गई है। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है कि 20,000 करोड़ में नई संसद बना सकते हैं, 10 लाख करोड़ अपने तमाम कारोबारियों का, मित्र कारोबारियों का माफ हो सकता है, राइट ऑफ हो सकता है। तो महज 2 लाख करोड़ रुपए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत खर्च क्यों नहीं हो सकते? ये प्रियंका गांधी मुद्दा बना रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस का एक तरफ ओपीएस को लेकर ये शंखनाद, लेकिन दूसरी तरफ देश भर के सरकारी कर्मचारी भी विरोध का शंखनाद करते हुए हाल फिलहाल के दिनों में नजर आए। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इन चारों राज्यों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन रहा 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पेंशन शंखनाद रैली निकाली गई। 20 राज्यों के हजारों सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए और शंखनाद हुआ कि एनपीएस वापस लो और ओपीएस को बहाल करो। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प चीज जो हुई सियासी लिहाज से वो ये कि इस रैली को समर्थन मिला आम आदमी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। तो यहीं से ट्विस्ट एंड टर्न की एक बिसात बनी, एक जमीन तैयार हुई। और ऐसे में आज पहली बार, क्योंकि चुनावी माहौल है, पहले 5 राज्यों के चुनाव है और फिर 2024 का सबसे बड़ा चुनाव, सत्ता में वापसी की जद्दोजहद सबकी रहेगी, कांग्रेस की भी जिसे निर्वासन मिला हुआ है 10 साल से, और बीजेपी की भी। तो ऐसे में देश के गृह मंत्री आज राजस्थान के जयपुर में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओपीएस पर जवाब देना पड़ा। जब सवाल पूछा तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि ओपीएस को लेकर कमेटी हम ही ने बनाई है। जिस कमेटी का जिक्र अमित शाह ने करके ओपीएस के इस सवाल को टाला, उस पर मैं बात करूंगी, लेकिन उसके पहले यह भी बता दूं कि कल ही दिल्ली में आरएसएस के एक विंग ने भी जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर और ठीक यही मांग रखी, जिसको आज जाहिर सी बात है कि आरएसएस का विंग है तो आरएसएस का समर्थन भी दिखा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। और यहीं से ये अमित शाह के बयान का ट्विस्ट एंड टर्न भी नजर आया। लेकिन जिस ओपीएस पर कमेटी की वो बात कर रहे हैं, वो कमेटी बनी कब, इसको लेकर बड़ा असमंजस है, बड़ी संशय की स्थिति है। क्योंकि जिस कमेटी का वो जिक्र कर रहे हैं वो कमेटी दरअसल ओपीएस पर नहीं बनी, एनपीएस पर बनी, जिसका जिक्र किया 25 मार्च 2023 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और ये कहा कि एनपीएस की समीक्षा होगी। जब ज्यादा दबाव आया सरकारी कर्मचारियों का कि एनपीएस की समीक्षा करेंगे, और एक कमेटी बना दी गई जिसकी अध्यक्षता सौंप दी गई वित्त सचिव टीवी सोमनाथन को। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, नहीं आई है, जिसका लक्ष्य यह था कि एनपीएस में और क्या-क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि कर्मचारियों की नाराजगी भी शांत हो जाए और खजाने पर भी बोझ ना पड़े। लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं। लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न का जो एग्जाम्पल मैं दे रही थी वो इसलिए भी कि इसके ठीक पहले संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ओपीएस को लेकर अपना बहुत साफ स्टैंड रख चुके हैं कि सरकार ओपीएस को लेकर किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। अलावा इसके पहले केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ही कह चुके हैं कि ओपीएस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खराब है, अन्यायपूर्ण है। सिर्फ इतना नहीं, इन्होंने तो राज्यों को कड़ी चेतावनी के साथ चिट्ठी भी लिखी थी कि आप संभल जाइए, अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद घातक असर होगा। तो केंद्र सरकार इस
बात अभी तक खड़ी हुई नजर आई और आज जब ये मुद्दा न सिर्फ इस विधानसभा चुनाव को बल्कि अगले लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करता हुआ दिखा, कांग्रेस इस पर एज लेती हुई दिखी, आम आदमी पार्टी उसके समर्थन में खड़ी दिखी, तो देश के गृह मंत्री का यह बयान आया। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस को सरकारी कर्मचारियों की इतनी चिंता है या फिर कांग्रेस भी ट्विस्ट एंड टर्न का शिकार हुई? क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहली बार एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार रही, चाहते तो एनपीएस को वापस ओपीएस में बदल सकते थे, लेकिन 10 साल सरकार चलाई, नहीं बदला। उसके बाद 9 साल मोदी सरकार भी रह गई। अभी तक की बात अगर मैं करूं, तब भी कांग्रेस को ख्याल नहीं आया। ख्याल आया पहली बार 2022 में राजस्थान में कि भाई सरकारी कर्मचारी परेशान है ओपीएस को लेकर, तो ओपीएस लागू कर दिया गया। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है, गारंटी के तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को नजर आ रहा है। एक छोटी सी जानकारी मैं ये और देना चाहती हूँ कि मनमोहन सिंह ने भी, देश के प्रधानमंत्री ने 2006 में ये बात कही थी, दिस इज वेरी हार्मफुल, ओपीएस इज हार्मफुल फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और इस बात की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ओपीएस और एनपीएस के बीच सारी राजनीतिक पार्टियां फंसी हुई नजर आती। संक्षेप में ओपीएस और एनपीएस समझ लीजिए कि क्या है। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन जो किसी भी कर्मचारी को मिलता था, उसका 50% मासिक पेंशन के तौर पर मिलता था। सरकार पूरा वहन करती थी यह खर्च, कर्मचारी की जेब से तनख्वाह से कुछ नहीं काटा जाता था। लेकिन एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, उसका 10% काटा जाता है, 14% राज्य सरकार देती है। 80 साल के बाद ओपीएस में पेंशन में इजाफा था, 20 लाख की ग्रेचुइटी थी, कर्मचारी की मृत्यु पर पत्नी को पेंशन थी, हर 6 महीने पर डियरनेस अलाउंस बढ़ना था तो पेंशन भी बढ़ती थी, और ये सब खर्च देती थी सरकार, कर्मचारी की तनख्वाह से कुछ नहीं कटता था। लेकिन इधर एनपीएस में क्या हुआ कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अपना पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, 60% निकाल सकते हैं, 40% निवेश करके रखना पड़ेगा। वो सरकार शेयर बाजार में लगाएगी और शेयर बाजार के उठने और गिरने पर यह तय होगा कि आपको कितना पैसा पेंशन के तौर पर मिलेगा। यानी कि कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बाजार नीचे गया तो आपका पैसा भी नीचे जाएगा। और कुछ तो ऐसे भी एग्जाम्पल है कि 80,000 महीना तक कमाने वाले सरकारी अधिकारी को मात्र 2100 रुपए की पेंशन मिली एनपीएस के तहत। तो यही पूरा मुद्दा सियासी मुद्दा अब बनता हुआ नजर आ रहा है, पॉलिटिकल टूल की तरह, टूथ की तरह इस्तेमाल भी हो रहा है। ऐसे में 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल, बयान मैं आपके सामने रखती हूँ। मोदी जी की गारंटी मैं सुनाता हूं आपको। सरकारी जो अफसर थे उनका जो ओपीएस स्कीम था नरेंद्र मोदी ने रद्द किया, उनकी जेब में से पैसा निकाल कर अदानी को पकड़ा दिया। हमने फिर से ओपीएस स्कीम लागू किया, जो आपका हक बनता है हमने आपको वापस दिया। तो आप एक बात याद रखिए, यहां बीजेपी की सरकार आएगी तो जो कुछ हमने आपके लिए किया, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, 500 रुपए का सिलेंडर हो, अंग्रेजी स्कूल हो, ये सारे के सारे काम बीजेपी बंद कर देगी। पिछले 1 साल के दौरान कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार बात उठाती रही है। केंद्र सरकार इस पर कोई विचार रखती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम? हमने विचार के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। तो अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं था, अभी ओपीएस को लेकर कमेटी बनाने की बात देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, क्योंकि सवाल केंद्र के और राज्य के मिलाकर 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का है, पेंशनर्स का है, और ये 10 करोड़ वोटर हैं इस देश के। मुद्दा बड़ा भी है और चुनावी भी है, और चुनाव सिर पर भी है और आने वाला चुनाव भी तकरीबन सिर पर है। लास्ट बजट सेशन में बजट के समय ही अर्थ मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि सेक्रेटरी फाइनेंस, इनकी अध्यक्षता में सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, सेक्रेटरी न्यू ओपीडी की कमेटी बनाई थी। कमेटी इसलिए बनाई थी कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम लागू करने के बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम की जब वापस से जिक्र हुआ, तो क्या हम न्यू पेंशन स्कीम में ऐसे कुछ प्रावधान कर सके जिसके तहत ओल्ड पेंशन स्कीम समान बेनिफिट लोगों को मिले।
ये कमेटी रिकॉर्ड पे उसी का सिर्फ जिक्र किया और कुछ नहीं। नहीं, लेकिन ये तो एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी थी, उस समय ओपीएस का कोई जिक्र नहीं था। मैं पूरा भाषण सुन रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, देयर वाज नो मेंशन ऑफ ओपीएस देन। एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी बनी जिसकी रिपोर्ट का भी कुछ अता पता नहीं। एनपीएस की समीक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब डिमांड आई कि ओपीएस जो थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसके समान बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, तो कमेटी बनाई गई और कमेटी की जांच चल रही है, उसका रिपोर्ट आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई पेंशन स्कीम के खिलाफ नहीं है। 2004 में जब पूरा नेशनल लेवल पे कंसेंसस बना कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज गोइंग टू बिकम लायबिलिटी, इसको हमको कुछ करना पड़ेगा, तो सर्व पक्ष ने उसको कंसेंट दिया और 2004 से हमने एनपीएस लागू की। उसके बाद 11 साल तक किसकी सरकार थी? क्यों नहीं मनमोहन सिंह ने या चिदम्बरम जी ने वापस से ओपीएस लाई? नहीं, ये सवाल ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और सवाल है विश्वास पाठक। मजबूर हो गया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगेंस्ट नहीं थी, विरोध में नहीं थी, तो वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ कह रहे थे कि भाई ओपीएस पर कोई प्लान नहीं है हमारा रीथिंक करने का। संसद में बयान दिया उन्होंने, वी आर नॉट गोइंग टू रिवोक दैट। नहीं, विरोध में नहीं थी, इसका क्या मतलब यह है कि हमें हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पैसे का काम पैसा ही करता है, इसलिए एनपीएस में हम ऐसा कुछ प्रावधान लाके ज्यादा मुनाफा बेनिफिट दे सकते हैं क्या, वो विषय था, उसके लिए ये कमेटी बनी है। देखो, सवाल ऐसा है कि अभी जब 5 राज्यों के चुनाव है और 5 राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस को कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के तहत बताना चाहते हैं कि हम एनपीएस पे संशोधन करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसा दे सके सरकारी कर्मचारी को, उसके लिए वो समीक्षा कर रही है। यानी कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह, वो गलत कह रहे थे कि ओपीएस अन्यायपूर्ण व्यवस्था है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। आप ही के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, ओपीएस में डायरेक्ट सरकार का कमिटमेंट था पेमेंट करने का। एनपीएस जो काफी अनेक विदेशियों देशों में भी लागू है, इट इज मार्केट ड्रिवन, मार्केट लिंक करके उसको बनाया गया है, जिसमें सरकार के ऊपर का बोझ कम हो जाता है। अभी आपने उसको शेयर बाजार कह दिया, वो शेयर बाजार ऐसा नहीं कह सकते आप। इट इज अ मार्केट सिक्योरिटी। मार्केट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमा के, लेकिन वो मार्केट फ्लक्चुएट होगा तो पेंशन फ्लक्चुएट होगी ना विश्वास जी। मार्केट फ्लक्चुएट होगा तो पेंशन फ्लक्चुएट होगी। देखिए, सिर्फ एकदम सही है, एकदम सही है, इसलिए ज्यादा भी हो सकती है। जब ये कंसेप्ट मैच्योर हो जाएगा तो पेंशन हर साल बढ़ भी सकती है, मार्केट अगर फ्लक्चुएट होता है तो। विषय इसमें ऐसा है कि जैसा अगर कोई हमारा सरकारी कर्मचारी पैसा बैंक में भी रखता है तो एफडी के तहत ही रखता है, और वो एफडी का पैसा बैंक अंततः अथवा मार्केट में लगाती है, इसलिए वो कोई गलत फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। विषय नहीं, तो एक तरफ आप ओपीएस दे सकते हैं क्या? हाँ, सवाल यही है विश्वास। नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। विश्वास जी, सवाल यही है कि आप एनपीएस की भी एडवोकेसी कर रहे हैं कि भाई एनपीएस विदेशों में लागू है, दुरुस्त व्यवस्था है, सब बढ़िया है, और आप ओपीएस पर भी यू टर्न लेने की स्थिति में आ गए, तो पॉलिटिकल बैटल हो गया क्या ये ओपीएस वर्सेस एनपीएस आपके लिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए तो उसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे पास कई मुद्दे हैं जिसके तहत हमने लोगों को फूड सिक्योरिटी दी है, मेडिकल सिक्योरिटी दी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया है। इसलिए जनता को क्या चाहिए वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो ओपीएस ही चाहिए। इसके लिए जो अभी कांग्रेस कह रही है वो कतई बराबर नहीं, गलत है वो। ये 2004 में इसका पूरा विचार हो गई है और विचार के बाद ही एनपीएस लाई गई है, और एनपीएस लाने के बाद में अभी तक अगले 15 साल तक कांग्रेस ने कभी मुंह नहीं खोला। आज उनको इलेक्शन में जीतने के लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं दिख रहा है, इसलिए दे आर जस्ट अटेम्प्टिंग इट। तो यानी कि एनपीएस जब सोच विचार कर लाई गई थी तो अब उस पर सोच विचारने की दोबारा फिर जरूरत क्यों आन पड़ी? सोच विचार के लाने के बाद में निरंतर उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो हो ही सकता है ना। एक बार स्कीम बन गई सिर्फ ओपीएस में भी, जैसा आपने कहा 50% बेसिक, उसके पहले बेसिक का प्रतिशत और कुछ था, डीए लिंक नहीं था, तो ये तो इंप्रूवमेंट निरंतर होती रहती है, वो एनपीएस में भी होगी। तो ओपीएस दे पाएगी केंद्र सरकार, हाँ या ना? ओपीएस केंद्र सरकार
नहीं देना चाहती है, वो एनपीएस को इंप्रूव करके ओपीएस की ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे हो, इसके लिए समीक्षा के लिए कमेटी बिठाइए, वो करेगी। ओपीएस सरकार नहीं देना चाहती है, तो ठीक है। ऐसे में विजय कुमार बंधु, केंद्र सरकार तो ओपीएस देने के मूड में है नहीं। जी बिल्कुल, और अच्छी बात है कि प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात स्पष्ट कर दिया कि हम ओपीएस नहीं देना चाहते हैं, और यही बात देश का कर्मचारी सुनना चाहता है। एनपीएस में वो सुधार नहीं चाहता है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें, क्योंकि एनपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, वो स्कीम है, और स्कीमों का इतना बंटर बाट है। अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, हर जिलों में एनपीएस का पैसा कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, कहाँ लगा दे रहा है, कुछ अता पता नहीं है। उस पैसे का ना कोई माई बाप नहीं है। इसीलिए देश का 1 करोड़ जो एनपीएस कर्मचारी है वो हूबहू पुरानी पेंशन चाहता है। अब केंद्र सरकार के मान लीजिए पार्टी के प्रवक्ता ने सीधे क्लियर कर दिया कि ओपीएस नहीं देना चाहते हैं, तो अब कर्मचारी तय करेगा कि जो ओपीएस नहीं देगा हमें क्या करना है, वो हम तय करेंगे। नहीं तो फिर अमित शाह ने आज जो कहा, विजय बंधु, अच्छी बात है। और ये बात जो अमित शाह ने कहा आज ओपीएस पर हमने कमेटी बनाई, तो क्या कंफ्यूजन वाले स्टेट ऑफ माइंड में दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी? नहीं, गृह मंत्री साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल क्लियर कही है कि हमने एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी बनाई है, और सुधार वही आएगा। सुधार कितना आता है, क्या आता है, वो कमेटी तय करेगी। और हम सब पूरे देश का कर्मचारी सुधार के लिए आंदोलन नहीं कर। 1 अक्टूबर की रैली आपने देखी होगी, और वो स्वप्रेरित थी। देश का कोई कोना नहीं बचा था जहां से लोग उसके डिमांड के लिए ना आए हों। हमने किताबों में पढ़ा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। इस पेंशन आंदोलन ने वो करके दिल्ली के रामलीला मैदान में दिखाया। वो अपने हक के लिए आया था, अपने बुढ़ापे की लाठी आया था। और हम कहते हैं कि तमाम बातें आती है, बार बार दोहरी बातें की जाती है। कभी कभी कहा जाता है कि इसमें बहुत पैसा मिलेगा। मैं कहता हूं मैं बहुत पैसा नहीं चाहता, मैं पुरानी वाला कम चाहता हूं। क्यों सिक्योरिटी ज्यादा देना चाहते हैं, पहला काम। दूसरा, कभी कभी कहेंगे जी, कभी कभी कहते हैं कि अब देश दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। जब आर्थिक महाशक्ति बन रहा है तो फिर पैसे की क्या दिक्कत है? फिर आपको जब आर्थिक महाशक्ति भारत नहीं था तब देश के कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही थी, और आज जब हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, और बनना चाहिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन उस आर्थिक महाशक्ति में हमारा क्या रोल है? हम टैक्स देंगे, हमसे देश की सेवाएं देंगे, लेकिन जब बुढ़ापे की लाठी का सवाल आएगा तो आप बाजार के हवाले कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और देश का 1 करोड़ कर्मचारी ये बात समझ चुका है, वो हूबहू पुरानी पेंशन लेना चाहता है, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे चीजें तमाम राज्यों में करके दिखाया है। हम कर्मचारी के पहले इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के वोटर हैं, और हम अपने वोट का इस्तेमाल अपने मुद्दे के लिए करेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने संगठन, अपने साथियों को, अटेवा एंड ओपीएस के, कि पहली बार इस देश में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र छोड़ करके लोग मुद्दों पर इकट्ठा हुए हैं। ये अपने आप में राजनीति के लिए एक नया विषय है, और ये होगा। राजस्थान की बात मैं करूंगा, राजस्थान का एक कर्मचारी सेव ओपीएस, सेव ओपीएस, सेव ओपीएस, घर घर नारा चल रहा है, और वो कह रहा है कि हम अपनी ओपीएस को अपने वोट की ताकत से सेव करेंगे। तो ये 2024 के लिए विजय कुमार बंधु, ये मैं बताना चाह रहा हूं। हाँ, ये 2024 के लिए कितना बड़ा संकट केंद्र सरकार के लिए आप मान रहे हैं? मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार ऐलान कर दे, हम सब स्वागत करेंगे, पुरानी पेंशन लागू कर दे। वो संकट क्यों पैदा करना चाहते हैं? और सच बताएं, 1 करोड़ लोग हैं, एक घर में 5 वोट है, 5 वोट सीधा 5 करोड़ वोट इस ओपीएस के पक्ष में खड़ा होगा। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय करेगा। और संकट की बात नहीं है, हम अपने मुद्दे के लिए वोट करते हैं। हमें चुनाव में घोषणा पत्र दिया जाता है, हम घोषणा पत्र अपने देखते हैं कि हमारे लिए क्या है उसमें, हर आदमी। और अभी कहा जाता है कि भाई ओपीएस से दिक्कत हो रही, देश का अर्धसैनिक बल है, ओपीएस से वंचित है, देश के लिए लड़ता है, बॉर्डर पर देश की आन मान शान है। नहीं, लेकिन अगर विजय कुमार बंधु, आपको रोक रही हूँ, अगर केंद्र सरकार इस पर ओपीएस पर आगे नहीं बढ़ती तो आप उन पार्टियों के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे जो ओपीएस का समर्थन कर रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। 2024 में ऐसा होने जा रहा है क्या? सवाल जी, लोकतंत्र में क्या होता है, जो मुद्दे की बात करेगा उसके साथ स्वाभाविक रूप से लोगों का रुचि रहेगी। और हमारा तो अभियान चल रहा है, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। हिमाचल में आपने देखा होगा, आपने बहुत बड़ा परिणाम वहां पर आपने देखा होगा, और लोगों ने करके दिखाया। हाँ, कभी कभी गलतफहमी में लोग हो जाते हैं, हमारी संख्या कम होती है तो लोग सोचते हैं कि क्या होगा। अभी जैसे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हमारे पास और सारे विषय हैं, ठीक है, आपके लिए और विषय होगा, लेकिन मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है वो पुरानी पेंशन। और इस देश के में हम काम करते हैं जो देश में योगदान होता है। जहां ओपीएस वहां वोट। जी बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। पवन कुमार जी, आपने भी कल जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया,
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन रहा इस प्रदर्शन को कि भाई एनपीएस हटाओ, ओपीएस लेकर आओ। लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि हम ओपीएस नहीं लेकर आएंगे। अमित शाह कह रहे हैं ओपीएस पर कमेटी बना दी। तो कौन सा दबाव काम कर रहा है? नहीं, इस प्रदर्शन में जो भारतीय मजदूर संघ ने कल किया, अभी जो विजय बंधु जी बोल रहे थे, हम भी चाहते हैं कि इस देश के नए पुराने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, उस पर कोई इफर्ट नहीं चाहिए। सरकारें, वास्तविकता ये है कि पिछले 20 साल से 18 साल से ये योजना चल रही है। 10 साल बीच में कांग्रेस ने शासन किया, और अगर मैं ठीक बताऊं तो आपको, ये दिसंबर 3 में ये योजना उस समय की सरकार लाई थी, किंतु लागू नहीं कर पाई। लागू किया अक्टूबर 2004 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, अटल जी की सरकार लाई थी, हाँ, किंतु लागू भी हो गया नहीं कर पाई। पवन जी, लागू भी हो गया था, इसलिए इसी को कंटिन्यू किया था यूपीए सरकार ने। मैडम मेरी निवेदन सुनिए प्लीज। अक्टूबर 2004 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया, और 15 साल तक कांग्रेस आराम से चादर तान के सोई रही। अनेक प्रांतों में, जैसे हरियाणा में, ये स्कीम 2006 से लागू हुई, यानी शुद्ध कांग्रेस की सरकार ने लागू की। यानी आज राजनीतिक पार्टियों से हमारा निवेदन है कि इस मुद्दे पर राजनीति बंद करें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बाकी राजनीतिक दल हो। इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय कर्मचारी के पेंशन की चिंता करें, क्योंकि एनपीएस में हम अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। सरकार कहती है हम 14% देते हैं। भाई तुम क्यों देते हो 14%? ये 14% के बदले में हमको पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो। सरकारें आज 14% का एक लॉलीपॉप देकर कर्मचारी को और रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रही है। हम कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? आज भी अनेक राजनीतिक दल की सरकार है, अनेक प्रदेशों में। आज कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार नहीं थी, नहीं रही। सबकी सरकारें होते हुए भी कर्मचारी को तो आज तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई। अभी कुछ नहीं, तो ये केंद्र सरकार, एक सेकेंड पवन जी, आपने जो कल प्रदर्शन किया, ये माना जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी समर्थन इस बात को है कि ओपीएस बहाली होनी चाहिए। फिर भी अगर केंद्र सरकार इस पर रिजिड है कि नहीं देंगे ओपीएस। नहीं, मैडम आप इसको समझ लीजिए, भारतीय मजदूर संघ के प्रदर्शन को भारत के सरकारी कर्मचारियों का, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे प्रदेश सरकार का हो, उनका समर्थन है। हम उनके समर्थन के बल पर केंद्र सरकार से कह रहे हैं। कल सायंकाल निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय मजदूर संघ को बुलाया, वो भी बता रही थी हमने कमेटी बनाई है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कमेटी बना करके, और एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूँ, विश्वास पाठक जी कह रहे थे हम नहीं दे सकते, कम से कम इनको तो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, अपने एमएलए को जो 4 बार एमएलए बनता है उसको 4 बार की पेंशन देते हो, 4 बार सांसद बनता है उसको 4 बार सांसद की पेंशन देते हो। जो खुद लेते हैं पेंशन राजनीतिक नेता, वो दूसरों को देने में आनाकानी करते हैं। उनको देश की अर्थव्यवस्था दिखाई देने लगती है, उनको देश की परिस्थिति दिखाई देने लगती है। वो क्यों नहीं हिम्मत करते अपनी पेंशन छोड़कर जाने के लिए? क्यों विश्वास पाठक जी के पार्टी के सांसद और विधायक 4-4, 6-6 बार के सांसद विधायक 4-4, 6-6 बार की पेंशन लेते? इनको ये कहते हुए भी संकोच नहीं होता? विश्वास पाठक के बारे में कुछ भी बोलेंगे, नहीं देंगे। विश्वास पाठक, ये सवाल तो बड़ा लाजमी सा पूछे जाने वाला सवाल है कि भाई ओपीएस को लेकर आपने ये जो स्विफ्ट टर्न लिया, कल आरएसएस के विंग ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, आज अमित शाह को बोलना पड़ा कि ओपीएस पर कमेटी बना दी, यानी कि आप झुनझुना पकड़ाना चाहते हैं और हल की तरफ नहीं जाना चाहते। विधायकों को देंगे, सांसदों को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे लाइफ लॉन्ग पेंशन, सरकारी कर्मचारी को नहीं देंगे। क्यों भाई? देखिए, इसके ऊपर भी बहस हो सकती है। अगर राष्ट्रपति से लेकर या जो सांसद है, विधायक है, इनकी पेंशन बंद करनी है तो उसका भी सर्वपक्षीय बैठक हो सकती है, उसके ऊपर भी विचार विमर्श हो सकता है। जैसा 2004 में ओपीएस को हटा के एनपीएस लाओ, ऐसा विचार हो गया था। देखिए, अभी आप बार बार आरएसएस का उच्चारण कर रहे हैं। आरएसएस का पेंशन से कोई लेन देन है नहीं। भारतीय मजदूर संघ एक विंग है जो लेबर विंग है, जैसा भारतीय जनता पार्टी ये पॉलिटिकल विंग है। अब आरएसएस की बात ही निकली, इससे मैं बताना चाहता हूँ कि दशहरे के दिन आरएसएस के मुखिया परम पूज्य मोहन जी भागवत ने इसी सरकार की आर्थिक नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 3.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हो गई है
और 5 ट्रिलियन की हो रही है, वो अच्छी बात है। नहीं, मेरा सवाल मैं तो इतना अलग कहना है, चाहता हूं कि इसको मेरा RSS सवाल पे आप अलग है। इश्यू मत एक लाओ। सेकंड विश्वास भारत- पाठक, आपने खत्म कर दिया ना, आप एनपीएस ले आए, ओपीएस आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि समीक्षा हो सकती है सांसदों की, विधायकों की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की पेंशन को लेकर, उसको लेकर तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से ही तकलीफ क्यों है? क्या तकलीफ है ये तो बताइए। देखो, तकलीफ 2004 में देखी थी, वो समीक्षा की गई। आज मैं आपको रेलवे का उदाहरण देता हूँ। रेलवे के जितने वर्तमान कर्मचारी है, उससे ज्यादा रिटायर्ड लोगों को पेंशन सरकार को देनी पड़ती है। ठीक है। और वो भी करंट बजट के माध्यम से। इसलिए इसकी तकलीफ क्या है, 2004 को उसकी समीक्षा की गई, सभी दलों ने उसकी बात एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़े। अभी सवाल ऐसा है, जो एनपीएस लाया है, विच इज ए स्टेप फॉरवर्ड, उसमें क्या संशोधन किया जाए, आगे कैसा बढ़ा जाए, बजट का प्रॉब्लम है, कमेटी बनाई है विश्वास और उसी पाठक। को क्या मैं ये मानूं कि ओपीएस की तरफ वापस लौटने में सरकार के बजट का संकट है, ये माना जाए? ऑफ कोर्स। तो फिर एक सवाल ये भी बनता है कि 10 लाख करोड़ जो है वो अरबपतियों का माफ कर देगी सरकार, और 2 लाख करोड़ का मात्र बजट है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का, उसका बजट नहीं। गरिमा जी, आप जैसे सीनियर पत्रकार ने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो माफ नहीं किया है, अकाउंटिंग में राइटिंग ऑफ होता है, इसका मतलब वो लाइब्रेरी खत्म हो गई ऐसे नहीं है। दैट अमाउंट इज स्टिल रिकवरेबल। देखो, बिजनेस प्रैक्टिसेस में जो चीजें होती है वो होती है, उसको सरकार आड़े हाथ डील कर रही है। इसलिए उसका इससे कंपेयर करना आपके जैसे पत्रकार राइट ऑफ किया ना, गलत है। विश्वास पाठक, पेंशन का सवाल है, इसीलिए बोल रही हूँ। राइट ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आप डाल देंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है, राइट ऑफ का मतलब बैलेंस शीट में से उसको क्लीन अप किया गया है, लायबिलिटी स्टिल रिमेन्स देयर, एनफोर्समेंट ऑफ रिकवरी स्टिल गोइंग ऑन। ये बेसिक चीज पहले आप समझ लो। तो 5 साल में 10 लाख करोड़ का अनाज दे देंगे तो ठीक है। एक और बात समझ, फिर एक और बात का जवाब दीजिए। 10 लाख करोड़ रुपए का अनाज बांट देंगे 5 साल में, 2 लाख करोड़ का पेंशन नहीं देंगे, क्यों भाई? अरे देखिए, फूड सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, लोगों को दे रही है। केवल पेंशन ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर है नहीं। आज जो पेंशन की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी काफी चीजें केंद्र सरकार जनता को दे रही है और जनता उससे खुश है। इसलिए बार बार जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। अभी सवाल ऐसा है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए वो ओपीएस की तरफ मुद्दा भटका रही है। तो फिर उससे आने वाले इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अमित शाह ये कहते हैं भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी आर नॉट गोइंग टू रिव्यू, हम नहीं सोचेंगे ओपीएस पर। वो कमेटी की बात फिर नहीं करनी चाहिए। ओपीएस पर अगर इतना रिजिड स्टैंड है सरकार का, तो कहें देश के गृह मंत्री कि नहीं देंगे ओपीएस। अमित भाई ने फैक्ट ही आपके सामने रखी है कि एनपीएस के ऊपर पार्लियामेंट में हमने एक कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष सेक्रेटरी फाइनेंस है। वो सिर्फ उन्होंने फैक्ट रखी है, वो एनपीएस और ओपीएस मुद्दे में इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। और हमारे लिए वो बड़ा मुद्दा भी नहीं है। हम लोग तो डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है, जिसमें 10% जो सरकारी कर्मचारी है, उसके साथ साथ 90% जो ऐसे कर्मचारी जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। सभी का विचार करते हुए सबका साथ सबका विश्वास जब हम कहते हैं, वो यही हमारी पॉलिसी है। ठीक है विश्वास पाठक, बहुत छोटा सा रिएक्शन। पवन कुमार जी, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, बता दीजिए। सरकार ओपीएस के कतई खिलाफ। सरकार जिस ढंग से सोच रही है, मुझे लगता है विश्वास पाठक जी ने किसी वित्त मंत्री से वार्ता नहीं। अगर वार्ता करके आते तो शायद इस भाषा को नहीं बोलते कि हम ओपीएस नहीं लाएंगे। इनके वित्त मंत्री बोलती है कि हम कमेटी के माध्यम से ओपीएस लाने पर विचार कर रहे हैं, और पाठक जी बोल रहे हैं कि नहीं लाएंगे। मुझे लगता है इनके घर के अंदर ही ये अलग अलग राय क्यों बन रही है। पहले तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा इनके अंदर है, और जहां तक इनको लगता है कि ओपीएस कोई मुद्दा नहीं है, अरे भाई आज की तारीख में ओपीएस इतना बड़ा मुद्दा बना है देश भर में कि आपको अंदाजा नहीं है कितना बड़ा मुद्दा है। कर्मचारी की पेंशन से ही आप देश चलाना चाहते हैं, और अगर आप रिटायर्ड पर्सन की परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे, उसको पेंशन देंगे, तो क्या वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं करेगा? आप ये चाहते हैं उसको 5 किलो का राशन दे दें और उसको पेंशन नहीं दे। अरे भाई पेंशन दे दो, वो राशन खरीद लेगा, अपना खरीद लेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करेगा। रोजगार दे दीजिए, उस पर सोचिए, शिक्षा दे दीजिए, मुफ्त राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में देश रत्न निगम
क्या वाकई मुद्दा नहीं है ओपीएस, और जो मुख्तलिफ बार बार अलग अलग स्टैंड नजर आ रहा है कि संसद में कहेंगे कि ओपीएस पर कोई रिव्यू नहीं होगा, कोई प्रस्ताव नहीं है, और फिर कमेटी बनाने का भी जिक्र होगा, तो क्या संशय में, रीथिंकिंग पोजीशन में, यू टर्न की स्थिति में दिख रही है भारतीय जनता पार्टी? गरिमा जी, इस सवाल के पहले मैं आपको कुछ तथ्य साबित करना चाहूंगा। ये जो एनपीएस का कानूनी जामा पहनाया गया था, इससे पहले कोई कानूनी जामा नहीं था 2004 में, ये आया 2013 में, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 2013। उससे पहले इसको इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन करने की कोई माध्यम नहीं था, तो ये कांग्रेस लाई थी 2013 में जाने से पहले, 2014 के पहले 2013 में। तो एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, जब 7th पे कमीशन आया तो जब उसकी सैलरी डिसाइड होती है वो एनपीएस के हिसाब से डिसाइड हुई कि सरकार पे बर्डन नहीं पड़े, और उन्होंने सैलरीज बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी। और आज जो डिमांड हो रही है वो 7th पे कमीशन के बेसिस पे सैलरी देनी पड़ेगी, जबकि सैलरी इस हिसाब से बनी थी, उस वक्त स्ट्रक्चर बना था जो कि एनपीएस को ध्यान में रख के बनाया गया था। तो ये जो आर्थिक भार जो आएगा सरकार के ऊपर, सरकार मेरे ख्याल से उसको लेके चिंतित है। सरकार इसलिए नहीं चिंतित है कि उनको देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, वो दे सकते हैं, कमेटी भी बना ले, चर्चा भी कर ले उस पर, और वो उसको दे सकते हैं। कोई भी सैलरी स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। नहीं, मेरा सवाल तो ये है, मैं अब आ रहा हूँ आपके सवाल पे, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। कितना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा संकट में आएगी बीजेपी सरकार क्या, या फिर दे आर मच कॉन्फिडेंट? नहीं, देखिए, ये मुद्दा तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है, और इसमें चर्चा भी होनी चाहिए। देखिए, सरकारें जनता की प्रतिनिधि होती है, अगर जनता से आवाज उठ रही है तो उसको, जनता के जो जितने भी प्रतिनिधि हैं, इनकी जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, सरकारी कर्मचारियों की भी हैं, वो सब साथ में बैठे। और ये जो मैंने कुछ 2-4 चीजें बताई, इसमें और भी, जैसे हमारे साथ अर्थशास्त्री जी भी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब, तो वो इस पर आपको गहन अध्ययन के साथ कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं कि जब भी कोई आपकी पेंशन डिसाइड होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स जाते हैं जिसकी वजह से पेंशन डिसाइड होती है। तो एनपीएस किसके आधार पर सैलरी स्ट्रक्चर बनता है, उसमें क्या भार पड़ेगा, वो सब। और ये मुद्दा जरूर है और इसका सोल्यूशन जरूर ढूंढना चाहिए। ये कहना कि मुद्दा नहीं है, मैं नहीं मानता। और कांग्रेस को भी देखिए अपना मुखौटा उतारना होगा। इसीलिए मैं आलोक शर्मा भाई, आपका एक बयान मैंने देखा कि पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है। ये अधिकार 10 बरस आपको तब याद नहीं आया जब आप यूपीए में सरकार चला रहे थे। 9-9.5 बरस मोदी सरकार के बीत गए, तब आपको याद नहीं आया। अब आपको हिमाचल की जीत ने एक स्पार्क दे दिया कि भाई ओपीएस भी मुद्दा हो सकता है, पॉलिटिकल टूल हो सकता है। देखिए, ये मुद्दा कर्मचारियों का है। हाँ, इतना जरूर है कि कर्मचारियों के मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस आगे आई, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, और चाहे अब राजस्थान की बात हो। हमने साथ देने का काम जरूर किया है। हमारी सरकार आई, 10 वर्ष तक हमारी सरकार रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 जनवरी 2004 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया, हमारी सरकार रही, लेकिन हमारी 10 साल की सरकार में 3 पे कमीशन आए। दुर्भाग्य ये है कि उस समय तक सब चीजें बहुत अच्छी तरह से चल रही थी और सरकारी कर्मचारियों की तरफ से भी उस तरह की दिक्कत नहीं थी। दुर्भाग्य ये है कि 2014 के मोदी जी की सरकार के आने के बाद जिस तरह से पे कमीशंस तो मिले नहीं, ना सिर्फ जिस तरह से जो तनख्वाहें थी वो बढ़ी, एक तरफ इन्फ्लेशन का पूरा भार बढ़ता चला गया, और धीरे धीरे सरकारी कर्मचारियों को समझ आया कि जो एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो ऑप्शन है और जो 40% वाला जो मैटर के वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये यूपीए 1 और यूपीए 2 में नहीं था। नहीं, तो ये मोदी सरकार के भी तो 9.5 साल गुजार दिए आलोक शर्मा आपने। 2022 में याद आया आपको, गहलोत 2022 में लेकर आए। मैं समझ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 2016 में एनपीएस और ओल्ड ओपीएस में जिस तरह से इन लोगों ने घालमेल किया था, और उसके बाद 2 साल कोरोना में भी निकले, कर्मचारियों की तरफ से भी उस तरह की आवाज नहीं थी, और हमें उम्मीद थी कि पे कमीशन आएंगे, और पे कमीशन आने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम का कंपनसेशन होगा। लेकिन आज का जो सवाल है, मान लीजिए मैं ये भी मान लेता हूं गरिमा जी कि हमने इस आवाज को उठाने में देरी की, मुझे इसको स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज का विषय, अब ये विषय आज जैसे जो सबसे बड़ा सवाल में आया, 2 सवाल है। क्या मजबूर हो गए? वास्तव में अब सरकार मजबूर होती जा रही है कर्मचारी
कर्मचारियों के सामने। कर्मचारी चाह रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए और ये सरकार पूरी तरह से, केंद्र की सरकार मजबूर होगी, बीजेपी मजबूर होगी और कर्मचारी इनको मजबूर करेंगे। दूसरी चीज है कि क्या केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकार देगी, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा एक बन गया और बीजेपी हमेशा से वोट की चोट से ही मार खाती है। ये लोग तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस घटा देते हैं। वेस्ट बंगाल हारे थे तो तुरंत पेट्रोल डीजल के प्राइस घटाए थे। तो मुझे जो दूसरा सवाल है आज आपका सबसे बड़ा सवाल का कि क्या ये देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ये 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हारेंगे उसके बाद तुरंत ये कमेटी का जो खेल है, जो आज झूठ बोल रहे हैं अमित शाह जी की कमेटी बनी है, कमेटी भी दिखाई देगी, उसकी मीटिंग भी होगी और एक लॉलीपॉप देकर ये 2024 के चुनाव में उतरेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जैसे ही 3 दिसंबर को हारेंगे ये सरकार घुटने टेकेगी। लेकिन आलोक शर्मा, राजस्थान में आप लागू कर देते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सोचे बगैर कि पैसा कहां से आएगा। 41,000 करोड़ का बजट, पैसा केंद्र से मांगना पड़ता है। तो इतने भोले मासूम तो आप भी नहीं है ना जो ये न जानते हो कि भाई PFRDA के तहत पैसा नहीं मिल सकता आपको। आप ही ने हस्ताक्षर किए, राज्य सरकार ने। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए गरिमा जी, इसमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें जो केंद्र के कर्मचारी हैं या उनका जो पैसा है केंद्र का, उसको केंद्र अपना हिस्सा दे, इसके लिए भी तमाम राज्यों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और GST का भी जो शेयर है, राज्य चाह रहे हैं कि हमारा समय पर मिले ताकि हम जो खर्चे हैं, जो भुगतान है उनको कर सकें। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम 2018 में 30वें नंबर पर थी, 30th पोजीशन पर थी, जो आगे बढ़कर अब 12वें नंबर पर आई है। GDP ग्रोथ रेट 21-22 के आंकड़े अभी पिछले हफ्ते आए हैं, उसमें 19.5% GDP ग्रोथ रेट है राजस्थान की। लेकिन आलोक शर्मा, ये भी मान लीजिए कि भाई हिमाचल ने आपको ये बताया कि OPS एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है पॉलिटिकल बुके में। लेकिन संतोष मेहरोत्रा सर, अब मुझे और मेरे दर्शकों को ये NPS और OPS का ये जो गड़बड़ झाला है ये थोड़ा समझाइए। RBI कहता है कि OPS अगर राज्य सरकारें लागू करेंगी तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, राज्यों को देना पड़ेगा तकरीबन 4.5 गुना तक ज्यादा बजट का हिस्सा। केंद्र सरकार भी यही कह रही है, लेकिन विरोधी जो सरकारें हैं, गैर बीजेपी सरकारें, वो लागू कर रही हैं धड़ल्ले से। तो व्हाट इज एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, या ये सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते खेल चल रहा है? नहीं, इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पे होगा, में कोई दो राय नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके श्रोताओं को कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के संग एक मूलभूत गलती सरकारी तंत्र द्वारा की गई थी कि ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के तौर पे इसको माना गया था, यानी कि जी करेगा। और आने वाली पीढ़ी, जब वो रिटायर हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी कोई पेंशन स्कीम इस प्रकार नहीं चलाई गई है। कंट्रीब्यूशन मुलाजिम जो कार्यकर्ता है वो भी देता है और जो एम्प्लॉयर है वो भी देता है, उससे एक फंड इकट्ठा होता है। मूलभूत गलती ये हुई थी OPS के सोच के संग जब शुरू किया गया था कि कंट्रीब्यूशन कुछ आ ही नहीं रहा था सर, जो मुलाजिम है, इस तरीके से कोई पेंशन स्कीम नहीं चलती है। और ये कहना जो अभी इस कार्यक्रम में आपको सुनने को आया कि अरे हमने टैक्स तो पे किया था तो इसलिए हमको OPS मिलना चाहिए। अरे क्या 91% लोग जो हमारे देश में बिना पेंशन के जीते हैं और जीते रहे हैं और जीते रहेंगे लगता है, चाहे कोई सरकार आ जाए, क्योंकि कोई सरकार इसके 91% के बारे में नहीं असंगठित क्षेत्र में सोच रही है। वो क्या टैक्स नहीं देते? क्या हम आप ही सिर्फ टैक्स देते हैं जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं? तो देखिए, एक NPS के संग भी प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो 40% आखिर में कटौती हो जाती है और उसके बाद उसमें जो आमदनी आती है महीनेवार, वो पूरा नहीं पड़ सकता। और सबसे बड़ा अंतर NPS OPS के बीच में यही रहा है और रहेगा। अगर कुछ मिश्रित स्कीम नहीं चालू की जाती और मिश्रित स्कीम के बारे में ही आंध्र प्रदेश सरकार कुछ
सोच रही है। मुझे लगता है जो केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है वो भी शायद मिश्रित स्कीम के बारे में सोच रही होगी कि कुछ मतलब 50% ना दिया जाए लास्ट पे ड्रॉन का, मगर 35-40% दिया जाए और इन्फ्लेशन लिंक हो, क्योंकि एनपीएस इन्फ्लेशन लिंक नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर ये तो ओपीएस और एनपीएस की खामियां खूबियां हो गई, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी तो जायज बनता है कि जब 2 लाख करोड़ रुपए 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जा सकता है, और जिस एनपीए की अभी मैं बात कर रही थी 10 लाख करोड़ राइट ऑफ हो सकता है, देयर सो मेनी अदर एक्सपेंडिचर्स, ओपीएस को लेकर बजट का जो रोना है वो कितना जायज है? बिल्कुल बिल्कुल जायज नहीं। और खासतौर से ये खर्च तो आगे आते हुए जेनरेशंस को दिया तो भार उठाना पड़ेगा, बिल्कुल भी जायज नहीं, और इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इस सरकार को 2-3 चीजें करनी आवश्यक है। पहली चीज, और मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात के, 91% लोग जो भी टैक्स देते हैं वो जीएसटी नहीं देते क्या? सवेरे से शाम तक कुछ भी खरीदते हैं क्या जीएसटी नहीं देते? वो उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? उसके बारे में कोई सरकार ने, पिछली सरकार या इस सरकार ने सोचा है? नहीं सोचा है। और क्या हमारे विजय कुमार जी और उनकी संस्था इसके बारे में सोच रही है? तो पहली चीज तो ये देश को सोचना है। दूसरी बात यह है कि एनपीएस में बदलाव लाना पड़ेगा, और मगर ये झगड़े का स्रोत बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी आप सरकार ला दिए, एनपीएस को आप खत्म कर नहीं सकते। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 22 दिसंबर 2003 को सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया था अटल जी की सरकार में, और 1 जनवरी 2004 से वो लागू हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था, क्योंकि वो 22 दिसंबर 2003 को नोटिफाई हो गया था। तो गलतियां और खामियां दोनों स्कीमों में हैं। इसी वजह से इतना मुद्दा ये सरकार के सामने अब खड़ा हो गया है। लेकिन मैं एक और सवाल संतोष जी पूछ रही हूँ आपसे कि केंद्र सरकार नहीं करेगी तो जहां जहां गैर बीजेपी की पार्टियां, गैर बीजेपी सरकारें आती जाएंगी, वो अपने अपने स्टेट्स में लागू करती जाएंगी, तो ये पॉलिटिकल रिफ्ट को भी बढ़ाने का एक जरिया बनता जाएगा क्या? बिल्कुल, इसीलिए पूरे देश को सोचना है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर सोचना है। इसी वजह से फिर से दोहरा रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, क्या संगठित क्षेत्र के बारे में कौन से संगठन सोच रहा है? क्या विजय कुमार जी का संगठन सोच रहा है, या भारतीय मजदूर संघ सोच रहा है, या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सोच रही है? मैं ये सवाल सारे इस कार्यक्रम के प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा। तो सरकार ओपीएस पर वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि बजट का इशू है, और बाकी सब चीजों के लिए बजट है सरकार के पास।